अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है टू बॉडी ऑसिलेशन। अब टू बॉडी ऑसिलेशंस में हम देखेंगे कि एक दो बॉडीज मूव करते हैं, उनका जो आप इफेक्टिव मैस देखेंगे या रिड्यूस मैस का कंसेप्ट देखेंगे, उसके लिहाज से उनका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे स्टडी करेंगे। तो ये आज के हमारे टॉपिक का हिस्सा होगा। तो टॉपिक शुरू करते हैं जनाब, टू बॉडी ऑसिलेशंस। तो टू बॉडी ऑसिलेशंस के अंदर क्या होता है कि एक स्प्रिंग दो ऑब्जेक्ट्स को बांध के रखता है या उसके दरमियान में होता है। वो दोनों ऑब्जेक्ट्स बेसिकली फ्री टू मूव होते हैं, यानी मूव कर सकते हैं। अगर मैं उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्लेस करूं और फिर उनको छोड़ूं, तो वो बुनियादी दोनों क्या करना शुरू कर देंगे, ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। तो ये जो आपने चीज पढ़ी, तो ये आपको टू बॉडी ऑसिलेशन समझ आ रही है। ठीक होगी बात। तो आपके पास स्प्रिंग है जिसके दोनों एंड्स पे मैसेज है, M1 M2 है। आपने देखा कि वो दोनों मैसेज मूव कर सकते हैं। अगर हम उन मैस को डिस्प्लेस करेंगे तो दोनों मैस ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। अगर हम एग्जाम्पल देखें कि टू बॉडी ऑसिलेशंस की एग्जाम्पल में क्या आता है, तो डाइटॉमिक मॉलिक्यूल इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि टू बॉडी जिसके समझ लें कि दो एटम्स आपस में मिलते हैं, तो टू बॉडीज है M1 M2 के लिहाज से उनके दरमियान में ऑसिलेशन होती है। अच्छा, अब अगर हम मॉलिक्यूल को समझें, इक्विवेलेंट समझ लें कि दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास क्या है, M1 M2, और उनको एक स्प्रिंग ने पकड़ का हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ठीक है बात। तो आपके पास जो यही बात दोबारा लिख दी गई, दो ऑसिलेटिंग बॉडी है जिन पॉइंट वाइज M1 M2 है, उनको एक स्प्रिंग ने कनेक्ट किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर आप देख सकते हैं। अब जनाब रिलेटिव मोशन की बात आ गई। रिलेटिव मोशन की, क्योंकि M1 के लिहाज से आप M2 की मोशन देख सकते हैं, M2 के लिहाज से आप M1 की मोशन देख सकते हैं। तो जनाब मगर हम क्या करेंगे कि ये जो रिलेटिव मोशन होगी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल बॉडी, जिसको रिड्यूस मैस म्यू से जाहिर करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, ये सारा अब हम आगे चल के देखते हैं। तो सारा प्रोसेस शुरू करते हैं जनाब। तो लेट से हमारे पास दो पार्टिकल है M1 M2, उनको हमने एक ओरिजिन के लिहाज से लोकेट किया हुआ है। आपके पास आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जनाबे वाला ये आपका M2 है, ये ओरिजिन से x2 दूरी पे है। ये M1 है, ये ओरिजिन से x1 की दूरी पे है। ठीक होगी बात। तो अब आपको यानी उसके डिस्टेंस भी मालूम है ओरिजिन के लिहाज से। अब इन दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन है वो कितनी होगी, दैट इज x1 माइनस x2। ठीक है। तो आपके पास जो मुझे उस स्प्रिंग की लेंथ देगा एट एनी इंस्टेंट। बात समझ आ रही है। किसी भी लम्हे पे जब उनको डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस करने के बाद लेट से आपके पास जो उनकी रिलेटिव सेपरेशन है, दैट इज x1 माइनस x2। अच्छा, अगर मैं कहूं कि L लेंथ तब थी जब आपका स्प्रिंग बिल्कुल अपनी नेचुरल हालत में था, अनस्ट्रेच था, यानी आपने उसे रिलैक्स किया हुआ है, किसी ने ना कंप्रेस किया ना उसे खींचा है, उस वक्त उसकी लेंथ कितनी है, L। तो अब आप पूछो चेंज इन लेंथ कितनी होगी, तो x से जाहिर कर देंगे। तो फाइनल आपकी जो लेंथ आ रही है वो कितनी है, x1 माइनस x2, जब आप डिस्प्लेस कर चुके हो, माइनस उसकी इनिशियल कितनी थी, L आ जाएगी। तो x आपके पास चेंज इन लेंथ को जाहिर करेगा, दैट इज x1 माइनस x2 उसकी जो फाइनल लेंथ है, और L उसकी इनिशियल लेंथ है। अगर आप फिक के लिहाज से देखें तो आप देखेंगे ये जो रिड्यूस मैस है, आपको एक माइनस एम फोर्स दिख रही है इस पे। आपके पास एम पे माइनस एफ है, M2 पे एफ फोर्स लगती हुई दिख रही है। अगर हम यहाँ पे हुक्स लॉ अप्लाई करें तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लेट से, तो माइनस फोर्स अब आपके पास M1 वाली थी, तो आपने क्या कहा, आप M1 डी स्केयर x1 ओवर डी टी स्केयर माइनस के एक्स स्केयर आ जाएगा। तो जनाबे वाला अब आप क्या कर सकते हो, दोनों एंड्स पे आपने M2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। दैट इज इक्वेशन नंबर ए फॉर मैस 1 बन चुकी है आपके पास। तो ये जो चीज आपको इक्वेशन में नजर आ रही है, दैट इज एक्स फोर्स मैस इंटू एक्सलेरेशन। तो मैस 1 के लिए आपका मैस M1 था, डिस्प्लेसमेंट x1 था, तो डिस्प्लेसमेंट को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट लेंगे तो आपके पास एक्सलेरेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आपकी फोर्स है
एफ को आपने इन टर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू एम में पैटर्न पे लिखा है, माइनस के एक्स वैसे ही आ गया, फिर आपने एम टू को लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई किया और राइट पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगले जो एफ इज इक्वल टू के एक्स है, अब मैं मैस टू को जानता हूं कि मैस टू पे फोर्स एफ लगी थी, तो मैं उसे लिख देता हूं एम टू डी स्केयर एक्स टू डिवाइडेड बाई डी टी स्केयर बराबर आ जाएगा के एक्स के। अब अगेन क्या करता हूं, दोनों साइडों पे m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो सॉरी m1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं लेफ्ट और राइट पे, तो ये इक्वेशन बी बन गई फॉर मैथ्स 2। तो ये जो दो इक्वेशनें बन चुकी हैं आपके पास, अगर मैं बी को सब्ट्रैक्ट करूं ए में से, तो लेफ्ट साइड में से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड में से सब्ट्रैक्ट होगी, तो आपने लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट साइड को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जनाबे वाला इसमें से कोई चीज कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास m1 m2 इसमें भी है, m1 m2 इसमें भी है, तो वो कॉमन हो गया, डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर इधर भी है, डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर इसमें भी है, तो लेफ्ट साइड से वो कॉमन आ गया। राइट साइड से देखो तो x कॉमन आ सकता है, k कॉमन आ सकता है, नेगेटिव कॉमन आ सकता है, तो m1 प्लस m2 इंटू के एक्स आ जाएगा। तो जनाबे वाला अगर ये m1 प्लस m2 दूसरे एंड पे ले जाएं, तो क्या ये दूसरे एंड पे जाके डिवाइड करेगा, तो जनाब ये फैक्टर जो बना m1 इंटू m2 और m1 प्लस m2, ये हमने रिड्यूस मैथ के तौर पे समझते से, तो इसे म्यू से जाहिर कर देते हैं। तो आप समझे अगर इसके मुख्तलिफ कंडीशन, अगर दोनों मैसेज बराबर होते तो रिड्यूस मैथ किसके बराबर आ जाता है, m/2 के, और अगर m1 बहुत छोटा होता m2 से तो हम सिर्फ उसे m1 के बराबर ले लेते। बात समझ आ गई, रिड्यूस मैथ्स में आपके पास ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे जरा देखो तो ये जो फैक्टर लिखा हुआ है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया म्यू से, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है, जो बुनियादी तौर पे टू बॉडी ऑसिलेशन की इक्वेशन है। इसमें अब जरा ये जो आपके पास आ रहा है डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर x1 माइनस x2, इसको जरा समझना है। हमने जो चेंज इन लेंथ निकाली थी, दैट इज दिस इज चेंज इन लेंथ, तो वो आपके पास मैंने लिख दी। अगर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल लेता हूं dx ओवर dt, तो आपके पास x1 माइनस x2 को माइनस xl, तो आप इसका डेरिवेटिव लोगे। अब हम जानते हैं रिलैक्स जो लेंथ थी, जो उसकी यानी अनस्ट्रेच लेंथ थी, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो उसकी ओरिजिनल लेंथ है, तो उसमें चेंज नहीं आएगा। तो x1 माइनस x2 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो v1 t माइनस v2 t, यानी उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसी फैक्टर को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल पे ले जाता हूं, तो आप उसे एक्सेलरेशन के पैटर्न में लिखोगे, एक्सेलरेशन में जो चेंज आएगा, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में ये जो चीज बनी हुई है डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर x1 माइनस x2, ये एक तरह से मुझे किसकी चेंज समझा रही है, एक्सेलरेशन की चेंज समझा रही है, कि भाई ये एक्सेलरेशन आएगा, नेट एक्सेलरेशन जो रिजल्टेंट बनेगा। तो इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 है, क्या हम उसे ऐसे लिख सकते हैं कि भाई आपके पास म्यू बराबर है डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर, क्योंकि एक्स बराबर है किसके, x1 माइनस x2 के, एल में तो चेंज नहीं आनी, तो आपने इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल लेंगे तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगा, तो आपके पास ये चीज x के पैटर्न पे लिख दी गई। अब जनाबे वाला म्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, माइनस के बाई म्यू हो जाएगा, तो ये नेगेटिव का है फैक्टर, दूसरी तरफ ले जाओ तो पॉजिटिव का हो जाएगा। ये चीज आपके पास बन गई टू बॉडी ऑसिलेशन की इक्वेशन। तो आपके पास अगर हम इसे कहें कि बिल्कुल ये वैसी है जैसे सिंगल पॉइंट के लिए हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन पढ़ी थी, तो आपके टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट म्यू बाई के। जब सिंगल मैथ था तो m बाई के था, तो रिड्यूस मैथ में क्या आ गया, म्यू बाई के, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी, 1 ओवर टी, इक्विवेलेंट है किसके, 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट के बाई म्यू के, यानी उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे हम। तो जनाब ये आज हमारा एक छोटा सा एक टॉपिक था टू बॉडी ऑसिलेशंस का। तो आपने इसमें अगर आपको बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन करना हो, तो कमेंट्स में कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।